हैं, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है और इस वक्त का मुद्दा गरम क्या है वो आपको बता देते हैं। क्या लॉकडाउन की वजह से देश भर में फंसे मजदूरों को रोकने का कोई इंतजाम है? ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि देश भर में 32 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं, जिनमें ज्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली में फंसे हुए हैं। बड़ी बातें ये है कि लाखों मजदूर पैदल या साइकिल से ट्रकों के जरिए अपने गांव में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन मजदूरों को रोकने के कोई इंतजाम है? सबसे पहले आपको हम लेकर चलते हैं भोपाल, जहां हजारों मजदूर गांव वापसी के लिए ऑटो से ही निकल पड़े हैं। ये लोग करीब 1500 किलोमीटर के सफर पर निकले हैं और 2 दिन के सफर के बाद ये लोग भोपाल के पास विदिशा हाईवे पर पहुंच गए हैं। वहीं 2 लड़के मुंबई से बाइक से यूपी जाते नजर आए, जबकि एक आदमी साइकिल से 1500 किलोमीटर का सफर करने के लिए निकल पड़ा है। भोपाल में विदिशा के इस बाईपास पर उत्तर प्रदेश जाने वाला जो रास्ता है, इसमें ऐसे ऑटो की कतार लगी हुई है सुबह से। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये लोग निकले हैं। लंबी मंजिल है, लंबा सफर है, करीब 1500 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए ऑटो से 1500 किलोमीटर। आप इतनी हिम्मत बनी आपकी? सब बहुत बड़ी हिम्मत हुई। सब वहाँ रहने पर खाने पीने का तकलीफ हो रहा था, काम धाम नहीं है, समस्या है सर, इसलिए हम लोग चल दिए। काम धाम नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो मुंबई में पढ़ते होंगे ना, तो फिर अब कैसे पढ़ेंगे? अभी कोरोना आ गया, इसके लिए अभी वहाँ पर तो फिर उसके बाद देखेंगे, बच्चे लोगों को लेके जाएंगे। मतलब मुंबई लौटने का इरादा है आपका? हाँ इरादा है ना। हाँ लौटेंगे। और यूपी में काम मिल गया तो? यूपी में काम मिलेगा ही नहीं तो हमको तो लौटना ही पड़ेगा ना। क्यों? यहाँ योगी जी कह रहे थे ना कि काम देंगे। योगी जी कब काम देंगे तब देखेंगे ना। अभी 20 साल से तो हम मुंबई में ही रह रहे हैं, सब कुछ बना के रखे हैं, तो कैसे छोड़ेंगे। क्या नाम लिखते हैं? रमेश यादव। तो आप कब से मुंबई में, कितने सालों से? आप क्या नाम लिखते हैं? लालचंद मौर्य सर। कितने सालों से ऑटो चला रहे थे? मैं यहाँ सर 20 साल से चला रहा हूँ। 20 साल। 20 साल बाद आपको मुंबई छोड़ना। साथ में आपके पिताजी हैं? नहीं, मेरे बानू जी बहनोई हैं। आप कितने साल बाद मुंबई से ऐसा नौबत? साल से रह रहा हूँ सर, 40 साल से मैं रह रहा हूँ, लेकिन मैं पावर लूम में रहता हूँ, भिवंडी रहता हूँ। हाँ, तो काम धंधा बंद होने की वजह से खाने पीने की तकलीफ, 2 महीना बैठ के खाया, अभी क्या करूँ, जाना ही किसी। तो ये लंबा सफ़र, ऑटो से लंबा सफ़र, देखिए आप मुंबई से निकले हुए हैं लोग, सारी महाराष्ट्र की गाड़ियाँ हैं और ये ऑटो का जो नज़ारा है, ये भोपाल में विदिशा बाईपास पर इस तरह बड़ी तादाद में जो ऑटो हैं वो निकल रहे हैं। क्या आप बाइक से निकल लिए? कहाँ से? हम मुंबई से निकले थे, डोंबिवली से। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे यूपी, बलिया जिला। क्या नाम लिखते हैं? नीतीश सर, नीतीश सिंह। क्यों आपको, क्या ऐसा क्यों, मतलब इतनी लंबी यात्रा बाइक से? एक्चुअली क्या है, उधर का जो कोरोना केसेस है बहुत ज़्यादा है, और प्लस उधर क्या है, कंपनी सब बंद गए, पेमेंट वेमेंट दे नहीं रही है, तो फिर इसके लिए। देखिए ऑटो, कार, बाइक, ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे मुंबई से तमाम लोग वापस निकल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या मजदूरों को रोकने के लिए कोई तौर तरीका अपनाया जा रहा है? केंद्र या राज्य सरकारों के पास इस तरह की कोई स्थिति मौजूद है, कोई ऐसा तरीका मौजूद है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से रोहित चहल जुड़ रहे हैं, महेश तापसे एनसीपी से जुड़ रहे हैं, आप दोनों का स्वागत है। मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ, हमारे सहयोगी जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, उनसे बात करेंगे। वहीं चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं मनोज आपका रुख करूं, उससे पहले वो 4 तस्वीरें जो आज दिन भर इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि आखिर इन मजदूरों के लिए जो किया जाना था क्या वो किया गया, और अगर किया गया तो फिर ये इस तरह से पैदल, बाइक पर, साइकिल पर, ऑटो पर क्यों निकल पड़े हैं अपने गांव की ओर? उन्हें ऐसा क्यों भरोसा नहीं दे पा रही हैं राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकार के सहयोग से? कुछ ऐसा उन्हें क्यों आश्वासन नहीं मिल पा रहा है कि वो अपने घर इस तरह नहीं बेहतर तरीके से भी पहुंच सकते हैं? मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाहती हूँ। एक भरोसा होना चाहिए था इन मजदूरों के बीच कि वो जिस शहर को छोड़कर, जिस राज्य को छोड़कर अपने राज्य की ओर जा रहे हैं, उसके लिए बेहतर प्रबंध किया जाएगा।
ये तरीका नहीं अपनाया जाना चाहिए था। वो भरोसा ना हासिल करने में बड़ी कमी कहाँ रह गई? बड़ी सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा, बड़ी दर्दनाक अफसोसजनक तस्वीर है ये। सामने मेरे जो ऑटो हैं इनके सबके नंबर देखिए, MH43, सारे महाराष्ट्र के ऑटो हैं। और ये ऑटो वहाँ से 1600 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने पूरे परिवार को बिठाकर गृहस्थी का ज़रूरी सामान, देखिए छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, ये तमाम लोग अपनी गृहस्थी का सामान भर के मुंबई के ऑटो वाले, जिनको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है मुंबई में, जिनके बिना मुंबई की दूरियां तय करना, मुंबई की छोटी छोटी गलियां तय करना नामुमकिन जैसा है, ये मुंबई के ऑटो यहाँ हाईवे पर मैं खड़ा हूँ और मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि अब इनको लगातार 1600 किलोमीटर के सफ़र में रास्ते में रुक रुक कर आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए रास्ते में अपनी फिर ऑटो खड़े की और किस तरह से रास्ते में ही कहीं अपना एक ठिकाना ढूंढ लिया, रास्ते में छोटी छोटी नींद पूरी कर ली और एक नींद पूरी करने के बाद ये फिर आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ में, महिलाएं। अगर सरकारों ने कुछ किया होता तो ये नौबत क्यों आती? इन लोगों को इस तरह से ऑटो से 1600 किलोमीटर क्यों चलना पड़ता? अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को लेकर ऑटो से क्यों जाते? हम ये बच्चे देखिए, एक छोटी सी बच्ची बैठी है जो मुंबई से निकली है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सब जा रहे हैं जौनपुर, यूपी जौनपुर। तो ये मतलब क्यों ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों जाने की नौबत आ रही है? अपने पास पैसा नहीं था, मांग के हम लोग 2 महीने से खा रहे थे, कितना कर्जा लेके खाएगा आदमी? सरकार तो कह रही है हम सब कुछ कर रहे हैं, हर मजदूर को खाना दे रहे हैं। कभी खाना नहीं मिला। हम लोग जब तक पैसा था इधर उधर से मांग के फिर व्यवस्था करके गाँव जा रहे हैं, कर्जा मांग के। अपना धंधा 15 दिन पहले से लॉकडाउन से नहीं था, तो जो भी था खर्चा होते होते एकदम ख़त्म हो गया था। भागने का एक ही रास्ता है, और वहाँ जिसको बीमारी हो जाता है इलाज कोई नहीं होता है, एक जगह फेंक देते हैं, मरने के बाद वीडियो बना के भेज देते हैं। आप अभी बता रहे थे कि आप मुंबई में 20 साल से ऑटो चलाते हैं। 20 साल से ऑटो चलाते हैं और आप कह रहे थे कि अगर पैसा नहीं था और अगर पैसा भी है तो उसके बाद भी मुश्किल हो रही थी। कैसे? मुश्किल ये है कि पुलिस वहाँ परेशान करती है। बाहर जाओगे सामान लेने, पहले मारेगी, बात नहीं करती। कहाँ जा रहे हो वो पूछना चाहिए ना, कोई नहीं पूछता। पहले 2 डंडा मारेगा, 4 डंडा मारेगा, सामान लेने के लिए प्रॉब्लम है वहाँ। तो अब लौट के यूपी में योगी जी आपको काम दे देंगे? नहीं काम देंगे तो क्या करेंगे? अगर वहाँ मरने से अच्छा अपने देश में मरेंगे ना। वहाँ मरने से अच्छा अपने देश में मरेंगे। आप लोग सब बैठे हुए हैं, आप लोगों का दुख हमसे सचमुच नहीं देखा जा रहा। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। बिल्कुल आप लोग मनोज, क्या उम्मीद रखते हैं? मनोज, उत्तर ये प्रदेश, बात जौनपुर जा रहे हैं ना आप सारे आपने लोग, जो क्या ये उम्मीद बात है? इस ऑटो वाले के जरिए सामने आई, ये पूरे देश में मजदूरों के क्या हाल हैं उसको बयां कर रही है। मैं मोहित का रुख करना चाहती हूँ, उनके साथ भी कुछ मजदूर मौजूद हैं। मोहित, वो क्या कहानी बता रहे हैं अपनी? देखिए, हरियाणा और पंजाब ये 2 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर मज़दूर जो हैं, प्रवासी मज़दूर बहुत बड़ी संख्या में हैं। और मैं आपको इस वक्त पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये चंडीगढ़ अम्बाला, यानी अगर आप पंजाब से अम्बाला हरियाणा की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली जाना है आपने चंडीगढ़ से, या पंजाब की तरफ से अगर आप आ रहे हैं, तो ये मुख्य हाईवे है, चंडीगढ़ अम्बाला नेशनल हाईवे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए सड़क किनारे जो लोग हैं, उनके परिवार देखिए, ये जो प्रवासी मज़दूर हैं, इनका काम छूट गया है और ये सामान लेकर इस तरह से आप पैदल ही निकले। कहाँ जाने के लिए निकले हैं? हरदोई यूपी के लिए। तो कोई यहाँ सुविधा नहीं मिल पा रही है? यहाँ पे सुविधा कोई नहीं है, ट्रेन बंद है। हाँ, रद्द की गई है, जो अभी नहीं तो तो ये बच्चों के साथ आप पैदल कैसे जाएंगे? सब खाने पीने का कोई सामान है, बच्चे बिस्किट खा रहे हैं, कैसे आप पहुँचेंगे? अब हम कैसे पहुँचेंगे? जब नहीं सुविधा है तो फिर क्या करें हम? तो यहाँ काम नहीं मिल पा रहा? नहीं सर। नहीं, सरकार तो कह रही है जी मजदूर घर ना जाएं, हम उनको यहाँ पे रोजगार देंगे, काम देंगे, खाने की व्यवस्था भी करेंगे। कुछ ऐसी व्यवस्था मिली? नहीं सर, यहाँ पे खाने पीने के लिए तो कुछ नहीं मिला, काम भी हमारा बंद पड़ा है। तो जहाँ रहते थे वो खाली कर दीजिए। हाँ जी, वहाँ रूम खाली कर दिए हैं। तो छोटे बच्चों के साथ आप पैदल ही जाओगे इतनी दूर? सर रूम के लिए भाड़ा मांग रहे हैं ना, मोहित, पैसे भी नहीं। एक और जानकारी आ रही है, इस जानकारी पर जरूर आप बात करिएगा। और वो जानकारी ये है कि करीब 1,46,000 जो मजदूर हैं उन्होंने वेब पोर्टल पर, सरकार के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। और ये कह रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार से ताल्लुक रखते हैं, कि ये हरियाणा सरकार के साथ जो लगातार ये आह्वान किया जा रहा है कि फैक्ट्रियां खुल जाएंगी, उनके साथ फिर से आकर काम करना चाहते हैं। तो इस तरह की जानकारी आ रही है। तो ये भरोसा हम हरियाणा सरकार की तरफ से दिया गया, जो मजदूर वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, इस तरह से देखें इसको, जहां एक तरफ महाराष्ट्र से लगातार मजदूर पलायन करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले में ये बात देखनी होगी कि एक तरफ तो
सरकारें, भले ही वो पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो या किसी और दूसरे राज्य की सरकार हो, सब ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री चले और इंडस्ट्री के चलने के लिए लेबर चाहिए, लेकिन लेबर जो आपके पास रह रहा है उसको काम नहीं मिल पा रहा, उससे मकान का किराया मांगा जाता है, तो उसके बाद वो परेशान होकर अपना घर छोड़ देते हैं और पैदल ही अपने जो गृह जिले हैं, गृह राज्य हैं, उनके लिए चले जाते हैं। तो हरियाणा सरकार ये दावा कर रही है कि उनके पास रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, यानी जो उत्तर प्रदेश, बिहार और जो दूसरे राज्यों में मजदूर हैं, करीब 1,46,000 मजदूर वापसी आने की बात कर रहे हैं और उनके लिए इंतजाम किया जाएगा। लेकिन आपके पास जो मजदूर पहले ही स्टेट में रह रहे हैं, उनके लिए आप क्या प्रबंध कर रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसका जवाब सरकार को देना होगा। लेकिन और इसी जवाब को जानने के लिए रोहित चहल का रुख कर लेते हैं। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, 1,46,000 जो मजदूर हैं, उन्होंने हरियाणा वापस आने के लिए वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन सच्चाई वो भी है, वो बड़ी सच्चाई है जो इस वक्त मोहित तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है। क्या सरकार के पास कोई मैकेनिज्म, कोई इंतजाम नहीं है उन्हें रोकने के लिए? देखिए प्रीति जी, मैं अभी जब सुन रहा था तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था जिस तरीके से हमारे जो मजदूर भाई बहन है उनको अपना जहाँ काम धंधा कर रहे थे उनको छोड़कर और किस तरीके से हजारों किलोमीटर पैदल चलकर या किसी अलग अलग तरीके से या रेलगाड़ियों के थ्रू भी घर वापस जाना पड़ रहा है। तो बहुत ही दुखद है, क्योंकि इस आपदा की घड़ी में कहीं ना कहीं उनको अगर जिस राज्य में वो काम कर रहे थे वहाँ पर उनको अगर मदद नहीं मिलती है राज्य सरकार के द्वारा तो दिक्कत यही होती है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से मैं देख रहा था, सुन रहा था, तो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से ज्यादा पलायन जो महाराष्ट्र से हुआ है और अभी जो पंजाब की भी बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद है। मोदी सरकार की जहां तक बात करें, जहां सरकार की बात है, तो लगातार देखिए 1,70,000 करोड़ का जो राहत पैकेज की जो ऐलान की, उसमें यही था कि सबसे बड़े की जो गरीब है उसको चाहे 3 सिलेंडर देने की बात हो, 3 महीने का राशन देने की बात हो, चाहे उसके बाद किसानों के खाते में किसान निधि डालने की बात हो, माओ के खाते में 500 रुपए डालने की बात हो, तो लगातार इस तरीके से गरीबों की मदद करने का। उसी समय आपको याद होगा कि जो लेबर था, जो मजदूर था, मजदूर वर्ग के लिए भी एक घोषणा की गई थी मोदी जी की सरकार के द्वारा, और वो राज्यों को नीचे तक पहुंचाने का जो जुम्मा था, राज्यों को नीचे तक पहुंचाने की थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है उनके ऊपर एक दायित्व बनता था कि उसको नीचे तक मदद पहुंचाएं और जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको पलायन ना करना पड़े। लगातार जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र की जहां तक बात की जाए, मैं देख रहा था लगातार पीछे जो हादसा भी हुआ, अगर हमने जो ट्रेन वाला हादसा भी देखा तो बहुत ही दुखद जिस तरीके से हादसा मजदूरों का हुआ, तो कहाँ से वो निकले थे और कहाँ जा रहे थे। लेकिन जो सरकारें अगर वहीं पर उनको अच्छे से मुहैया कराएं, भोजन मुहैया कराएं, उनको सुविधाएं दें, तो मुझे लगता है किसी को पलायन नहीं करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन एक गाइडलाइन ये भी है केंद्र सरकार की, रोहित, जिस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी, कि जो पैदल चल रहे मजदूर हैं उनको वहीं पर रोका जाए। इसके लिए राज्य सरकारों के पास क्या इंतजाम है? ऐसे में मैं रुख करूंगी महेश ताप से, हमारे साथ एनसीपी से जुड़े हैं। महेश जी, अभी हम सुन रहे थे, हमारे सहयोगी मनोज वो रिपोर्ट दिखा रहे थे जिसमें महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो निकल कर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम तो यहाँ मर जाएंगे, मरना ही है तो हम अपने देश जाकर मरेंगे, यानी कि अपने राज्य जाकर मरेंगे। तो ये जो पलायन हो रहा है महाराष्ट्र से, इसको रोकने के लिए सरकार के पास कुछ है करने के लिए, या फिर इनको खाने पीने के बगैर ही मरना है, पैदल चलते हुए मरना है, साइकिल पर सवार होकर मरना है, ऑटो में फिर एक्सीडेंट हो जाए तो मर जाना है? इनको आपने छोड़ दिया इनके हाल पर? देखिए, पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रदेश की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो या गुजरात की हो, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसका नागरिक या मजदूर हो या कोई भी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी से या किसी भी प्रकार की आपत्ति से, किसी भी प्रकार की दुर्घटना से उसको कुछ तकलीफ हो। तो ये जो हमारे मित्र रोहित जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप जरा देखिए गुजरात में भी क्या क्या हुआ। मैं भी तुलना नहीं करना चाहता, जिस हिसाब से महाराष्ट्र एक हाईएस्ट एम्प्लॉयबल स्टेट रहा है आज तक के इतिहास में, हिंदुस्तान की आजादी से महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा रही है। माइग्रेंट वर्कर्स हो, एक्सपैट्रिएट्स हो, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र में रही है। और इसी के चलते हुए महाराष्ट्र में कोरोना जैसी महामारी भी सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जिस प्रकार की आबादी मुंबई शहर में, आप अगर आपने मुंबई शहर कभी आई हो, आपको पता होगा कि बहुत ही कम लैंड मास है। आपके दिल्ली शहर में बहुत ज्यादा लैंड मास है, कंपैरेटिवली मुंबई में बहुत कम लैंड मास है। इसके लिए लोगों के घर छोटे हैं। लोग जो माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, एक ही कमरे में या एक ही घर के अंदर 5-5, 6-6, 8-8 लोग रहते हैं। स्वाभाविक रूप से फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो पाती। और ये जो माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, इनमें से काफी जो लोग हैं वो इसेंशियल सर्विस जैसे रिक्शा, ऑटो रिक्शा
या फिश के सेल्स या वेजिटेबल का सेल करना, इस प्रकार के भी सर काम मैंने करते हैं। आपसे हमें सवाल बेहद दुख कोरोना हो रहा है। वायरस क्यों बढ़ रहा है महाराष्ट्र में, इस पर तो हमने किया ही नहीं। तापसे जी मेरा सवाल आपसे बहुत बेसिक था कि ये जो मजदूर निकल पड़े हैं साइकिल पर सवार होकर, बाइक पर सवार होकर, ऑटो पर सवार होकर, अपने पैरों पर भरोसा करते हुए पैदल निकल पड़े हैं, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कुछ किया जा रहा है? क्योंकि अब तो केंद्र सरकार ने भी कह दिया है कि भाई आप इंतजाम कीजिए, जो भी मजदूर निकले उन्हें वहीं रोकिए, आपको उनके खाने पीने की और सोने बैठने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए आपके पास कोई रोड मैप है? बिल्कुल रोड मैप है। महाराष्ट्र में जब ये कोरोना का वायरस नहीं आया था उसके पहले भी शिव भोजन थाली 10 रुपए में ये हमने महाराष्ट्र में शुरू की। अब उसकी कीमत 5 रुपए कर दी गई है। अब जितने भी ये पूरे देश के अंदर जब ये वायरस आया, पूरे वर्ल्ड में वायरस आया, तो इसेंशियल सर्विसेज कहीं पे भी डिस्टर्ब ना करते हुए लोगों को जो जीवन मर्रा की रोज की चीजें हैं, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे उनका मिट्टी का तेल हो, चाहे उनको खाने की सब्जी हो, ये सब चीजें उनको मिलने के दृष्टिकोण से सारी सुविधा की गई है। आपने देखा जहां जहां पे दुकानें खुली थी, 20 साल से जो लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं वो अपना सब कुछ छोड़कर अपने गृह निवास जाना चाहते हैं, अपने पैतृक निवास जाना चाहते हैं। इससे बड़ी नाकामी, इससे बड़ा सिस्टम का फेल होना क्या होगा? प्रदेश में नौकरी कर रहा हूँ, आप एक स्वाभाविक रूप से समझिए, अगर मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ या मैं दिल्ली में रहता हूँ या दिल्ली में मेरा जॉब है, और ऐसे स्थिति में मैं नहीं चाहूंगा अपने परिवार के साथ रहूं। आपने वो लाइन नहीं सुनी, नहीं ये बात नहीं है, ये बात नहीं है तापसे जी, आपने शायद उन मजदूरों की आवाज ठीक से नहीं सुनी जो ये कह रहे हैं कि हम बाहर निकलते हैं तो पुलिस मारती है और मरना ही है हमें, तो हम अपने घर जाकर मरेंगे। उन्हें उस 20 साल में वो भरोसा नहीं मिल पाया जो आज की तारीख में उनके लिए सबसे जरूरी था। सच्चाई है तापसे जी, कोरोना के महामारी से बुरी तरह से अफेक्टेड है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों की भावना उत्तेजित है, उनकी भावना का आदर रखते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का किसी मजदूर को मरने के लिए महाराष्ट्र सरकार नहीं छोड़ रही है। जहां जहां तक हो सके, आपने देखा कि पिछले 7-8 दिनों से रेलवे शुरू हुई है, उसके लिए हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी ने पीयूष गोयल जी से वार्तालाप की, उनको खत भी लिखा। और महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मजदूर है, सबसे पहले महाराष्ट्र, केरल से शुरू हुई, फिर महाराष्ट्र भी शुरू हुई, और अब धीरे धीरे ये जो हमारे सबसे ज्यादा मजदूर है, इस बात को स्वीकार किया जाता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम उन्हें भरोसा दे रहे हैं। अभी वक्त भरोसे का नहीं है, अभी उनको उस चीज तक पहुंचाने की जरूरत है जिसमें उनकी सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, उन्हें वो जाए वहां रोकने की व्यवस्था। रोहित चैन कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे जी? रोहित चैन, बट मैं ये देखिए मुझे लगता है प्रीति जी, अगर महाराष्ट्र के जो हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी जो हैं, अगर वो इस तरीके की व्यवस्था वहाँ कर देते, जो हमारे लेबर है, जो हमारे मजदूर भाई बहन है, उनके अगर मुझे लगता है कि जो स्कूल्स हैं, जो आज की डेट में स्कूल सारे बंद हैं, तो स्कूल्स में व्यवस्था हो सकती थी, कम्युनिटी सेंटर्स में व्यवस्था हो सकती थी, अलग अलग, क्योंकि अगर सोच होती, अगर विजन होता मुख्यमंत्री के पास, तो बहुत सारी चीजों का समाधान निकलता। लेकिन विजन लेस अगर मुख्यमंत्री अगर वहां पर बैठ जाते एक्सीडेंटल, तो मुझे लगता है समस्या ही आती है। अगर मैं मजदूर भाइयों को सुन रहा था, उन्होंने बताया जब बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस उनके ऊपर डंडे बरसा रही है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो वीवीआईपी हैं उनको पासेस दिए जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। आप देखिए पिछले दिनों पर लगा एक साथ बड़े पूरे परिवार, इमरजेंसी तो छोड़िए, पूरे परिवार जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तभी निकलने के लिए, तो मजदूरों के साथ इस तरीके से भेदभाव क्यों? और मुझे लगता है देखिए बिल्कुल इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी गलती हुई है, कमी है, तो उसको मानना चाहिए, क्योंकि मजदूर भाइयों को अगर दिक्कतें हो रही हैं, चाहे वो किसी भी राज्यों के साथ हो, आज इस तरीके से उन पर राजनीति ना करते हुए उनका क्या, जैसे भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी के आह्वान पे हम लोगों ने लगातार हर रोज क्या कहते हैं, फीड द नीडी के तहत 6 करोड़ लोगों को हम भोजन करा रहे हैं, कोई भी भूखा ना सोए। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मदद करने में लगे, लेकिन मुझे लगता है सरकारों की भी जिम्मेवारी, चाहे वो केंद्र सरकार तो कहीं ना कहीं जो राहत पैकेज है या पैसा पहुंचा रही है, लेकिन उसको नीचे तक मजदूरों तक पहुंचाना, गरीबों तक पहुंचाना। रोहित जी, मैं आपसे ये भी सवाल पूछूंगी कि बीजेपी शासित राज्यों में विशेष तौर पर क्या कदम उठाए गए हैं इन 32 करोड़ से ज्यादा की संख्या वाले प्रवासी मजदूरों के लिए? ये सभी के सभी मजदूर ऐसा नहीं है कि पलायन कर रहे हैं, इनमें जितने भी पलायन कर रहे हैं, क्या आपके पास उसका एग्जैक्ट फिगर है? इस पर भी मैं बात करूंगी। दिवाकर हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, रेलवे स्टेशन पर स्थिति क्या है इस वक्त? हालांकि सब कुछ वहां पर नहीं हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन होना जा रहा है, लेकिन इसको लेकर कुछ धैर्य बंधा है मजदूरों के बीच?
देखिए प्रीति, मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर, जहाँ से कल जब दिल्ली से ट्रेन चलेगी और पहुँचेगी यहाँ पर मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा था। आप तस्वीरें देख सकती हैं। यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन पूरा परिसर नज़र आ रहा है। फव्वारा जो होता है कीटनाशक दवाओं का, उसे भी पूरे परिसर में मारा गया है। पूरा जो प्लेटफॉर्म वगैरह है वो बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया गया है। लेकिन और दूसरी तरफ जो सर्कल है, सोशल डिस्टेंसिंग जो कि मेंटेन रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण है कोरोना के इस दौर में। ये सर्कल बना दिए गए हैं और ये पूरे प्लेटफॉर्म तक सर्कल बने हुए हैं प्रीति। यानी जो यात्री उतरेंगे वहां पर जो है उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। और रेलवे का ये दावा है कि थर्मल स्क्रीनिंग सभी यात्रियों की जाएगी जो यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि रेलवे ने इस चीज से पल्ला झाड़ लिया है कि स्टेशन उतरने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग होने के बाद यात्री अपने घर जाएंगे या क्वारंटाइन होंगे। इसका फैसला उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दिया है। क्या स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है? स्टेट गवर्नमेंट तैयार है, क्वारंटीन करेगी या फिर उन्हें अपने घर में ही क्वारंटीन करने के लिए कहेगी? क्या तैयारी है इसकी आपके पास? देखिए यहाँ पे जो है ये स्टेट महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं, ये उस स्टेट पे डिपेंड करता है जहाँ पे वो लोग पहुंच रहे हैं। अरे तो भैया, ये क्वेश्चन मेरे लिए लागू नहीं है। मुंबई की बात कर रहे हैं। देखिए मुंबई में कोई आ नहीं रहा है, मुंबई से लोग जा रहे हैं और जितने लोग जा रहे हैं उनको एसिम्प्टोमेटिक अगर हैं वो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट, थर्मल स्कैन, जैसे भी मिस्टर दिवाकर जी ने कहा उसी प्रकार से थर्मल स्कैनर से स्कैन करके देखिए आप ये बोल रहे हैं और दिवाकर लगातार एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। दिवाकर सवाल पूछिए। प्रीति जी, रोहित आ रही हो, एक मिनट। प्रीति जी, तापसे जी, मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट, जिस तरह की मुंबई में स्थिति है इस वक्त 13,000 का आंकड़ा है मुंबई में, आप देख लीजिए, और इसमें जो है क्या महाराष्ट्र सरकार इस स्थिति में है कि जो यात्री उतरेंगे वो जो है क्या उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए सरकार के पास व्यवस्था है? क्योंकि रेलवे ने पल्ला झाड़ लिया है। रेलवे ने कहा कि सब स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर है, उनको क्या करना है। क्या अब ऐसा थोड़ी है कि महाराष्ट्र से सीधा जाएंगे, मुंबई भी तो आएंगे लोग, नहीं आएंगे? तापसे जाएंगे, आप किसकी बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र से महेश तापसे जी, लेट मी क्लियर है। सुनिए, आपने शायद सुना नहीं, मेरा सवाल भी वही था और दिवाकर भी वही पूछ रहे हैं जिस पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र से लोग जाएंगे नहीं, ये तो है ही, लेकिन वहां से कुछ और स्टेट से महाराष्ट्र आएंगे भी तो सही, उनके लिए क्या तैयारी है आपकी? जी मैं समझा देता हूं उनको। देखिए जो हर एक जो प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया है वो सिर्फ महाराष्ट्र को नहीं बाकी पूरे देश के सभी प्रदेशों को लागू है। कोई भी अगर आता है तो उनको क्वारंटाइन करना, होम क्वारंटाइन सबसे पहले, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्वारंटाइनिंग द एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट। तो ये हर एक जन अभी जो महाराष्ट्र में आ रहा है उसका, जो महाराष्ट्र में आएगा तो उसका महाराष्ट्र में घर है और उसी प्रकार से जो एयरपोर्ट से आए उनको भी पहले होम क्वारंटाइन किया गया। ये जो गोल बोल है ना रेलवे से आएंगे महेश साहब जी, ये जो गोल बोल आप बोल रहे हैं ना, इसी से समस्या है, इसी से उन मजदूरों को समस्या है जो निकल पड़े, उन्हें पता चल गया कि यहाँ कुछ होना नहीं है, अगर यहाँ पर रहे तो जिंदा रहे, वही बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ, मैं आपको रोक रही हूँ, रांची से उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, फिलहाल वहाँ क्या स्थिति है? लोग, जो ट्रेनें चलनी है शाम के वक्त से लेकर और कल फिर अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे अब ये चीजें प्रोसेस और ज्यादा तेज होंगे, तैयारी कितनी है? रांची से आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देखिए प्रीति, अगर रांची की बात करें या फिर झारखंड की बात करें तो रेलवे प्रशासन की ओर से यही कहा गया है कि अभी दिल्ली से जो ट्रेन आएगी उसको लेकर के एक जानकारी है, लेकिन ट्रेन कहां कहां रुकेगी, किस रूट से आएगी, इसको लेकर कोई जानकारी अभी रांची रेल मंडल को नहीं है। इंतजार किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो डायरेक्शन होगा उसी के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन लोगों में अब एक विश्वास बंधा है कि अब ट्रेनें जब शुरू होगी तो अपने अपने घर लौट सकेंगे। जो भी प्रवासी हैं या जो दिल्ली गए थे या फिर कहीं गए थे और फंसे हुए थे, उनको लग रहा है कि अब धीरे धीरे रेलवे का जो परिचालन है वो सामान्य हो जाएगा और उसके बाद रेलवे के द्वारा सब अपने अपने घर जाएंगे। प्रीति, एक अहम बात जो है वो यह है कि जो बाहर से महाराष्ट्र की जो बात हो रही है चर्चा में, महाराष्ट्र के जलगांव से और भुसावल से कल बाई रोड आए हैं 60 की संख्या में मजदूर जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी में काम करते थे। छोटे छोटे बच्चे उनके साथ थे। 4,500 रुपए का किराया देकर बस से वो आए और रांची में फंस गए। फिर उसे प्रशासन के द्वारा गिरिडीह भेजा गया। रहना नहीं चाह रहे हैं। अब सबका यही है कि अपने अपने घर जाएं, अपने वतन जो है, अपना जो राज्य है वहां पर जाएं वो। और इसकी वजह कहीं ना कहीं यही है कि जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी राज्यों को वो शायद नहीं कर पाई हैं। प्रीति
जी उपेंद्र, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपके साथ आगे जुड़ते रहेंगे। दिवाकर आपके साथ भी जुड़े हम, इसके लिए धन्यवाद आपका। आपके पास आगे भी आएंगे। रोहित, मैं आपके पास आना चाह रही थी, समय का मेरे पास थोड़ी सी समय कम है इसलिए नहीं आ पाई। महेश, आपसे धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 4213 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 97 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2206 पहुंच गई है और देश भर में अब तक 67,152 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जबकि 20,917 लोग ठीक भी हो गए हैं। तो ये लगातार जो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, उस बीच ये भी खबर आ रही है कि देश भर में कोरोना के मरीज और मरीजों के मौत के आंकड़े अब भी लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जबकि सबसे ज्यादा मौत भी महाराष्ट्र में ही हुई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 53 मौतें हुई हैं। तो दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 21 मरीज उनकी मौत हो चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 14 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के 1943 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां पर 669 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। गुजरात में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 398 है, जबकि दिल्ली में 381 लोगों की ये संख्या पहुंच चुकी है। देश भर में ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र के हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 22,000 के पार हो गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीज 8,000 के पार हो गए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दिल्ली एक बार फिर तीसरे नंबर पर आ गया है, जहां कोरोना के 7,200 से ज्यादा मरीज हो गए हैं। चौथे नंबर पर तमिलनाडु आ गया है, जहां अब तक 7,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। और पांचवें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,814 है। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के कुल मरीज 13,29,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,24,000 से भी ज्यादा है। तीसरे नंबर पर अब इटली की जगह ब्रिटेन आ गया है, जहां अब तक 2,20,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना के मामलों में चौथे नंबर पर इटली है, जहां मरीजों की संख्या 2,19,070 हो चुकी है। और पांचवें नंबर पर रूस है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। इस बीच बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 7,000 के पार पहुंच गया है। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 310 नए मरीज बढ़ गए हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना के साथ जीने के तरीके सीखने की सलाह दी है। 7233 केस हो चुके हैं और आपको जो हेल्थ बुलेटिन है अब रात के 12 बजे तक का अगले दिन सुबह मिला करेगा, जिससे कि डेट का कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। पूरे दिन 24 घंटे की एक डिटेल रात के 12 से रात के 12 बजे तक मिलेगी। तो कल के 310 केसेस में नया हुआ है। सब जगह केस बढ़ रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि कोरोना जो वायरस है अब ये कोई 2 या 3 महीने का नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है, पूरी दुनिया में रहने वाला है। और इसके साथ सीखने पड़ेंगे तरीके हमारे को, किस तरह से कोरोना के साथ रहा जाए। बिल्कुल इसके बारे में नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे। जहाँ तक कई लोग पूछते हैं कि लॉकडाउन क्यों किया था, पहले इसके ये वायरस कैसे काम करेगा, किस तरह से फैलेगा, कुछ भी आइडिया नहीं था। अब इसके बारे में 2 महीने के अंदर काफ़ी फेयर नॉलेज मिल गई है, किस तरह से फैलता है, कैसे इफेक्ट करता है, लोगों की हेल्थ के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, काफ़ी कुछ उसके बारे में पता लगा है। और हमें ज़रूर इसके बारे में सीखना पड़ेगा कि वायरस के रहते हुए हम कैसे जिएं। महाराष्ट्र से कोरोना पर एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 221 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिनमें 18 अधिकारी हैं। वहीं पूरे महाराष्ट्र में अब तक 1007 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इस बीच ये लगातार अहम खबर, महाराष्ट्र तो वैसे भी आप समझिए कि इस वक्त सबसे बड़ा कोरोना मरीजों का केंद्र बना हुआ है और इसी संबंध में ये बड़ी खबर है, जहां पिछले 24 घंटे में 221 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिनमें 18 अधिकारी भी शामिल हैं।
रेल मंत्रालय कल से 15 प्रीमियम ट्रेन चलाने जा रहा है। ट्रेन दिल्ली से पटना, रांची, मुंबई, अहमदाबाद, हावड़ा, बिलासपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, जम्मू समेत 15 महत्वपूर्ण शहरों के लिए चलेगी। ट्रेन में सभी कोच एसी होंगे। इन ट्रेनों के लिए फिलहाल रेलवे काउंटर या ट्रैवल एजेंसी से टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि टिकटों की सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी। इसलिए हमारी अपील है कि कृपया टिकट लेने के लिए स्टेशन ना जाएं। आज शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही ट्रेन टिकट की बुकिंग हो पाएगी। ये स्पेशल ट्रेनें होंगी जिनका किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। एक बार फिर बता दें कि इन ट्रेनों का टिकट रेलवे काउंटर से नहीं मिलने वाला है, बल्कि टिकटों की केवल ऑनलाइन बुकिंग होगी। जिन स्टेशन से ट्रेन चलनी है वहाँ साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम तेजी से चल रहा है। प्लेटफॉर्म पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी गोल घेरे बनाए गए हैं। तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। रेलवे बारी बारी से पैसेंजर ट्रेन चलाने के बारे में सोच रहा है। इन्हें 12 मई से शुरू किया जा रहा है और शुरू में 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी जो स्पेशल ट्रेनें होंगी। ये ट्रेन नई दिल्ली से शुरू होंगी और देश के अलग अलग स्टेशनों तक जाएंगी। स्पेशल ट्रेन की बुकिंग 11 मई दिन सोमवार से 4 बजे शुरू हो जाएगी, यानी कि आज शाम 4 बजे से। भारतीय रेल की तरफ से 15 जोड़ी ट्रेनों को चलाने की पूरी तैयारी हो रही है। रेलवेज पहले से राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेनें चलाती है उसी रूट पर 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके लिए नई दिल्ली स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर गोल घेरे बनाए गए हैं ताकि एक एक पैसेंजर जो है वो गैप रख के ट्रेन के अंदर आए। ये सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे बेसिक फंडा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर एक पैसेंजर से कहा गया है कि वो मास्क लगाकर चले। साथ ही साथ रेलवे की तरफ से पूरे प्लेटफॉर्म को जो है वो सैनिटाइज किया गया। स्टेशन के हर एक एरिया को केमिकल से सफाई करने के बाद, बेंचेस की धुलाई करने के बाद ये कोशिश की जा रही है कि जो भी पैसेंजर यहाँ पर आए वो सुरक्षित रहें और कोरोना का संक्रमण ना फैले। पैसेंजर से ये भी अपील की जा रही है कि वो अपनी तरफ से भी कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क लगाकर चले, खाना अपना खुद लेकर के आएँ। साथ ही साथ बेडरोल भी साथ में रखें, क्योंकि रेलवे की कोशिश होगी कि वो बेडरोल को ना दे ताकि संक्रमण जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले। एक बार जो व्यक्ति किसी चीज़ को यूज़ करे तो दोबारा वो यूज़ में ना आए। इसके साथ ही भारतीय रेल ने जो कंसेशन दिया जाता है उसे पोस्टपोन कर रखा है। ये कंसेशन सीनियर सिटीजन या फिर जो मीडिया और बाकी लोगों को दिया जाता था उसे जानबूझ के पोस्टपोन करके रखा है ताकि कम से कम लोग ट्रैवल करें। रेलवेज की बात करें तो वो नई दिल्ली स्टेशन से 15 शहरों के लिए ट्रेनें चलाने जा रहा है। कल से ट्रेनें शुरू होंगी और ये ट्रेनें वापस भी आएंगी। तो एक तरह से भारतीय रेल की जो आम यात्री सेवा है वो फिर से शुरू हो रही है। ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है। रेलवे की ट्रेनें जो है वो पटरी पर लौट रही है। विपिन पुजारी के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।